बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तैयब एजाज और अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के दूसरे लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्रीक और इंग्लिश लिटरेचर के पहले दो पीरियड्स डिस्कस किए थे। इसमें सबसे पहले हमने होमेरिक या हीरोइक पीरियड डिस्कस किया जो 1200 BC से लेके 800 BC तक है। उसके बाद हमने क्लासिकल ग्रीक पीरियड डिस्कस किया जो 800 BC से 200 BC तक है। उसके बाद हमने क्लासिकल रोमन पीरियड डिस्कस किया जो 200 BC से 455 AD तक था। और उसके बाद जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको डार्क एजेस भी कहा जाता है, जो ट्रू इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है 450 टू 1066 AD। और देन हमने डिस्कस किया था मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 टू 1500 AD। तो अभी हम आगे नेक्स्ट जो है वो 1500 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और इस पीरियड का नाम है द रेनेसांस। रिनाइसेंस भी कहा पढ़ा जाता है, रेनेसांस भी पढ़ा जाता है। तो ये पीरियड जो है ये 1500 से स्टार्ट होके 1660 तक आता है। तो द वर्ड रेनेसांस इज बेसिकली फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है रीबर्थ। और ये रीबर्थ जो है इंग्लिश लिटरेचर में या नॉलेज के हवाले से ये रीबर्थ ऑफ आर्ट है, रीबर्थ ऑफ लर्निंग है। और ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी इटली में, इट डिडंट स्टार्ट इन इंग्लैंड। और सम ऑफ द क्रिटिक्स कॉल रेनेसांस एज अर्ली मॉडर्न पीरियड। कुछ लोगों का ये ख्याल ये है कि ये मॉडर्न पीरियड का अर्ली फेज था 1500 से जो स्टार्ट हुआ था। There are certain characteristics of Renaissance जिसमें सबसे पहले हम ह्यूमनिज्म है, कल्चरल रीबर्थ है, रीबर्थ ऑफ साइंस है, अवेयरनेस ऑफ नेचर है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग है, लाइब्रेरीज का स्प्रेड है, सेल्फ अवेयरनेस है और स्प्रेड ऑफ नॉलेज है। बेसिकली तो जो रेनेसांस का पीरियड है इसमें जो ट्रू स्पिरिट था वो मैन रिलेशन विद मैन रिलेशन विद गॉड और मैन रिलेशन विद हिज ओन सेल्फ, ये इसका ट्रू स्पिरिट था। तो हमारे पास रेनेसांस की आगे जो है 4 फर्दर सब डिवीजन्स हैं। रेनेसांस पीरियड को 4 सब एजेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 द एलिजाबेथन एज, नंबर 2 द जैकोबियन एज, number 3 the Caroline age and number 4 the Commonwealth period। तो ये 1558 से लेके 1660 तक ये 4 पीरियड इसमें आते हैं, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ पीरियड। आइए डिस्कस करते हैं। एलिजाबेथन एज स्टार्ट फ्रॉम 1558 and ends in 1603। This Elizabethan age is called the highest point of Renaissance। इसको पीक पॉइंट भी कहा जाता है कि ये रेनेसांस का हाईएस्ट पॉइंट था, पीक पॉइंट था, ठीक है। और इसकी जो स्टार्ट है 1558 से स्टार्ट हुआ है, ये रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन था और इन्हीं की वजह से ही इसको एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये इंग्लिश ड्रामा का गोल्डन एज है। और इस पीरियड में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जैसे ड्रामेटिस्ट में तो मार्लो और शेक्सपियर के नाम जो हैं ये ग्रेटेस्ट नाम हैं, जबकि बेकन, स्पेंसर, वॉल्टर राले ये भी एलिजाबेथन एज से ताल्लुक़ रखते हैं। इस एज में जो बहुत ज़्यादा अरूज पे चीज़ें पहुँची उनमें सोनेट शामिल है, स्पेंसेरियन स्टांजा इसी दौर में आया और ब्लैंक वर्स ये इसी एलिजाबेथन एज की प्रोड्यूस हैं, इसी की पैदावार। द सेकेंड एज इज़ द जैकोबियन एज 1603 टू 1625।
ये जो जैकोबियन एज है ये बेसिकली जेम्स वन जो है उनके नाम पे ली गई थी, जेम्स वन इन इंग्लैंड। और ये जेम्स वन इन इंग्लैंड जो था, यही जेम्स जो है स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स कहलाता था। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये जेम्स वन इन इंग्लैंड और जेम्स सिक्स इन स्कॉटलैंड जो है ये वन एंड द सेम पर्सन है। इस दौर में भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे जॉन डन, शेक्सपियर, बेकन, ड्राइटन, जॉन वेबस्टर, एलिजाबेथ कारे, बेन जॉनसन, लेडी मैरी रॉथ। शेक्सपियर के जो सबसे मशहूर ड्रामाज हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेज इंक्लूडिंग किंग लेयर, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, ये जो हैं ये तीनों प्लेज जो हैं ये यही इसी जैकोबियन एज में लिखे गए थे, जेम्स वन के एज में लिखे गए थे। और इस दौर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि किंग जेम्स की जो बाइबल की ट्रांसलेशन है वो भी इसी दौर में सामने आई है। जॉर्ज चैपमैन, ये दूसरा बड़ा मेजर वर्क है। ठीक है, एक तो ये बाइबल की ट्रांसलेशन ये इसी एज में आई, दूसरा होमर और इलियड, होमर की इलियड और जो ओडेसी हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको चैपमैन ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, वो भी इसी एज में, इसी जैकोबियन एज में ही कंप्लीट हुई। ठीक है, और इस दौर की एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स जो है वो इसी एज में डेवलप हुई कि ह्यूमन बिहेवियर जो हैं वो उनके 4 ह्यूमर्स से बनते हैं। ये साइकोलॉजी में बड़ी डिस्कस होता है। नंबर 1 द ब्लड, नंबर 2 फ्लैम, नंबर 3 येलो बाइल और नंबर 4 ब्लैक बाइल। इन्हीं 4 ह्यूमर्स से ही ह्यूमन के बिहेवियर्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैकोबियन एज में जो बड़ा नाम है वो बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन का कुछ मेजर वर्क्स हम देख लेते हैं। वॉलपॉन बहुत मशहूर है बेन जॉनसन का, जिसको ट्रांसलेट किया गया, जिसका मतलब जो है वो स्लाई फॉक्स है। उसके बाद एपिक्वाइन, द साइलेंट वीमेन, ये भी बेन जॉनसन का बहुत मशहूर वर्क है। द अल्केमिस्ट, वेरी मच वेल फेमस अल्केमिस्ट, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये सारे के सारे बेन जॉनसन के प्रोमिनेंट वर्क्स हैं। Then comes the Caroline age, starts from 1625 and ends in 1649. ये कैरोलिन एज जो है ये चार्ल्स वन की जो है एज उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये जो टर्म कैरोलिन है, बेसिकली इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैरोलस। ये कैरोलस से डिराइव किया गया है, जो बेसिकली लैटिन में चार्ल्स के इक्वल है। तो इसलिए चार्ल्स वन जो है इसकी एज को कैरोलिन एज कहा जाता है। इस एज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैवेलियर पोएट्स हैं। कैवेलियर पोएट्स इस एज में फ्लरिश हुए, दे रीच देयर हाईएस्ट पॉइंट। कैवेलियर पोएट्स वो वाले पोएट्स थे जो किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। They were the supporters of King Charles। ठीक है, जिनमें थॉमस कैरो, रिचर्ड लवलेस और जॉन सकलिंग शामिल हैं। और ये जो कैवेलियर पोएट्स हैं इनकी बड़ी खूबी ये थी कि ये किंग के सपोर्टर थे और जो ट्रेडिशनल इश्यूज थे उनसे ये अवॉइड करते थे। जो ट्रेडिशनल इश्यूज ऑफ लव है, ब्यूटी है, रिलीजन है, उनसे ये अवॉइड करते थे। जबकि इनके वर्क का मेजर जो कॉन्सेप्ट था वो किंग की सपोर्ट था। Their poetry aims to express the joys and celebrations in a much livelier way. Fine. कैरोलिन एज में मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, कैथरीन फिलिप्स, मेटाफिजिकल पोएट्स के का अरूज का दौर था। मिल्टन, बर्टन, जॉर्ज हर्बर्ट ये भी इसी दौर के नोटेबल फिगर्स हैं। और इस दौर में जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी राइज ऑफ प्योरिटनिज्म, कि प्योरिटनिज्म जो है वो इस एज में राइज हुआ। और ये प्योरिटनिज्म है क्या? दिस इज़ अ रिलीजियस रेफॉर्मेशन मोमेंट, कि ये रिलीजन में रेफॉर्मेशन की एक मोमेंट है
इट्स इनिशियल गोल वाज रिमूविंग एनी रिमेनिंग लिंक्स टू कैथोलिसिज्म। ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे और ये चाहते थे कि कैथोलिक्स का जो कोई भी अगर इन्फ्लुएंस रह गया उसको भी रिमूव कर दिया जाए। कहाँ से? विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। Then comes the Commonwealth period, the fourth period. The name of this period is Commonwealth period because it's the climax of Commonwealth age, named for the period between the end of English Civil War and the restoration of Stuart monarchy. कि ये रेस्टोरेशन स्टुअर्ट मोनार्की के बीच में और सिविल वॉर के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो इस दौर में रूलर था। ही वॉज ए प्योरिटन, ओलिवर क्रॉमवेल। और इस दौर की एक बात ये है कि इस दौर में पब्लिक गैदरिंग जो है वो अलाउड नहीं थी और उसी पब्लिक गैदरिंग को ही अवॉइड करने के लिए इवन थिएटर्स को भी क्लोज़ कर दिया गया था। और ड्रामा जो है वो इस एज में बहुत सफ़र करके आया है। ड्रामा सफ़र्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगरचे पॉलिटिकल राइटिंग्स और इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी थी, लेकिन जॉन मिल्टन और टॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल राइटिंग जो है वो इसी दौर में आई। थॉमस फुलर, एब्राहम काउले एंड एंड्रयू मार्वेल वर द मेजर फिगर्स ऑफ दिस एज। अंडर Cromwell's Puritan dictatorship, John Milton continued to write. The next period is Neoclassical period, which starts in the year 1600 and ends in the year 1798. इसी पीरियड को एनलाइटमेंट भी कहा जाता है। एनलाइटनमेंट क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेवरेंस फॉर लॉजिक एंड डिस्डेन ऑफ द सुपरस्टिशन। कि लॉजिक जो है वो इस दौर में उसकी रिस्पेक्ट, उसकी रेवरेंस, उसकी वर्थ जो है वो बढ़ गई है और जो सुपरस्टिशन है उनके खिलाफ नफरत और डिस्डेन के एलिमेंट्स जो हैं वो पा गए। न्यू क्लासिकल रेफर्स टू द इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर अपॉन दिस सेंचुरीज। इसको न्यू और क्लासिकल से अगर हम पढ़ें तो इसकी आसानी से समझ आएगी कि ये बेसिकली था क्या, कि ये जो क्लासिकल लिटरेचर है उसका जो इन्फ्लुएंस है इन सेंचुरीज में 1600 से लेकर 1798 तक, इस पे वो बड़ा क्लाइमैक्स पे था और इसी की वजह से इसको न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। दिस इज द पीरियड ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। और यहाँ दिस के स्पेलिंग जो है वो एच मिसिंग है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये पीरियड बहुत कंफर्टेबल था एंड लिटरेचर वाज मार्क्ड विद ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। ये न्यू क्लासिकल लिटरेचर की यही तीन खूबियाँ भी है, ऑर्डर, एक्यूरेसी और वेल स्ट्रक्चर्ड। The emphasis on self-reflection meant that yarns like diaries, letters, essays were more popular. चूँकि सेल्फ रिफ्लेक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लाइक या बायोग्राफिकल वर्क्स लाइक डायरीज, लेटर्स, एसेज ये उस वक्त बहुत पॉपुलर थे। द न्यू क्लासिकल पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द रेस्टोरेशन एज, द ऑगस्टन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इन तीन एजेस जो हैं इनको हम आगे भी चल के थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। द रेस्टोरेशन एज, द ऑगस्टन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन पीरियड, basically this is called restoration because of a British king's restoration to his throne after a long period of Puritan domination in England। वो जो क्रॉमवेल के ज़ेर तसल्लुत इंग्लैंड रहा, उसके बाद जब किंग की रेस्टोरेशन हुई तो इसी रेस्टोरेशन की वजह से ही इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। और ये जो पीरियड है, दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू puritanical age, especially the theatre. Dominance of French and classical influence on the poetry and drama was very much। और इस दौर के मेजर फिगर्स में ड्राइडन, लॉक, सर विलियम टेम्पल, सैमुअल पेपस और एफ्रोबेन शामिल हैं। The restoration comedies were very much developed in this age। restoration comedies बड़े अरूज पे थी इस दौर में। Playwright like William Congreve and John Dryden got fame from the comedies of manner। बहुत important point है, comedy of manner जो है
इसको हम अलग से भी तैयार करेंगे। सटायर बिकेम क्वाइट पॉपुलर, जो कि कॉमेडी है तो डेफिनेटली सटायर भी होगा। सैमुअल बटलर, अल्फ्रेड बेन, जॉन बनियन और जॉन लॉक जो हैं वो इस दौर के मेजर राइटर्स हैं। देन कम्स द ऑगस्टन एज 1700 टू 1745। इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, हैव बीन आस्क्ड इवन वंस इन अ क्वेश्चन, ठीक है। और इस दौर में पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन और जोसेफ एडिसन ये मेजर फिगर्स हैं। द पोएट्री वाज एक्चुअली फुली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ही बिकेम मास्टर इन सैटायर एंड हीरोइक कपलेट, ये उसकी फेम है, ठीक है। सैटायर और हीरोइक कपलेट का वो मास्टर है। और इसी ने ही, पोप ने एक क्लब की बुनियाद रखी थी, स्क्रिबलरस क्लब 1713 में, जिसमें पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन ये सब लोग शामिल थे। एक इनफॉर्मल सा क्लब था राइटर्स का। और इसी दौर में वॉलेटायर जो है वो बड़ा मशहूर फ्रेंच राइटर था। जिस दौर में इंग्लैंड में पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन ये लोग मशहूर थे, उस दौर में वॉलेटायर जो है वो फ्रेंच राइटर के तौर में मशहूर था। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, अगर प्रीवियस एज को एज ऑफ पोप कहा जाता है तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। जॉनसन जो डॉक्टर जॉनसन के नाम से मशहूर है। और ये एक ट्रांजिशन थी आगे आने वाला पीरियड यानी रोमांटिसिज्म की तरफ। सैमुअल जॉनसन, मोस्टली नोन एज डॉक्टर जॉनसन, एडमंड बर्की, एडवर्ड गिब्बन, हिस्टर लेंच ट्रेन, जेम्स बॉसवेल, ये इस दौर के मशहूर राइटर हैं। और क्योंकि नावल जो है इसी दौर में फ्लरिश हुआ। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न ये इसी दौर के नावलिस्ट हैं। और पोएट्स जो हैं वो विलियम कॉपर और थॉमस पर्सी हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म होता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी पे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह रोमांटिसिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।